अच्छा, तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6, फिर इंशाल्लाह कल हम चैप्टर्स नंबर 7 और 8 को कवर कर लेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ अभी इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें रह गए हैं, क्योंकि PIIC का जो एग्जाम है वो चैप्टर नंबर 8 तक होने वाला है, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 6 को आज कवर करेंगे, फिर चैप्टर्स नंबर 7 और 8 को हम इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है इमेजेस के बारे में। अब हमने ऑलरेडी तकरीबन सारे डॉकर के कमेंट्स को कवर कर लिया है, कुछ अभी बाकी है, लेकिन तकरीबन जितने भी है वो सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इसलिए अब जो चैप्टर्स रह गए हैं वो सब में तकरीबन बस रिवीजन ही करेंगे, कुछ एक दो नए कमेंट्स भी होंगे, लेकिन बाकी सब रिवीजन का होगा। और मेनली जो नई चीज़ें हम सीखेंगे वो थियरी होगा, कि जैसे इमेजेस का के बारे में देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, इमेजेस कैसे डिवाइड होते हैं, इमेजेस लेयर्स में डिवाइड होते हैं, और फिर उसके बाद जो उसका सिक्योरिटी है वो कैसे होता है, वो होता है हैशेस के थ्रू। हैशेस क्या होते हैं, हैशेस वर्क कैसे करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, कंटेनर्स के बारे में भी और इमेजेस के बारे में भी। तो सबसे पहले तो मैं चैप्टर नंबर 6 खोल देता हूँ। ये तो चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 6। तो आज हम इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर को कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे डॉकर इमेजेस के बारे में। अब ऑलरेडी हमें डॉकर इमेजेस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह एक बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल फर्म अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अगर आपने पिछले वीडियोस भी देखे हैं तो, कि डॉकर इमेजेस क्या है और बेसिक ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डॉकर इमेजेस होते क्या है। अब अगर आपने वर्चुअल मशीन पे पहले काम किया है, जो हमने लिनक्स पे किया है, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो डॉकर इमेजेस जो है वो VM टेम्पलेट्स की तरह है। अब VM टेम्पलेट्स क्या होते हैं, या आप इस तरह से समझो कि जब आप ISO फाइल डाउनलोड करते हो, उबुंटू का जब ISO फाइल डाउनलोड करते हो, या फिर अगर आपको विंडोज इंस्टॉल करना है तो आप अपनी दुकान वाले से एक विंडोज का CD लेते हो ना, तो वो जो CD है या जो आप ISO फाइल को डाउनलोड करते हो उबुंटू का, वो एक तरह से VM का टेम्पलेट बोला जा सकता है, या वो एक तरह से कंटेनर का टेम्पलेट है। मतलब है कि आप उस ISO फाइल या उस CD को अगर आप इंस्टॉल करो, उसको अगर आप रन करो, तो वो एक कंटेनर बन जाता है, या वो एक OS बन जाता है, या फिर आपका कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरह से ISO फाइल या CD आपका एक स्टॉप्ड वर्चुअल मशीन की तरह आप बोल सकते हो, या आपका एक स्टॉप कंटेनर की तरह है। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं डॉकर इमेजेस के बारे में, तो डॉकर इमेजेस एक स्टॉप कंटेनर की तरह है। तो जब भी आप इमेजेस को पुल करते हो एक इमेज रजिस्ट्री से, तो उससे, अब ये इमेज रजिस्ट्री क्या है या पुल क्यों करते हो, पुलिंग पुशिंग सबका मतलब क्या है, या आप इस तरह से समझो, अगर मुझे एक वेब एप्लीकेशन को होस्ट करना है डॉकर के ऊपर, अब मेरा सर्वर तो मौजूद है, मैंने उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल कर ली, मेरा एप्लीकेशन भी मौजूद है, अब मुझे उसको लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे करूंगा? लॉन्च करने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले एक डॉकर फाइल को बनाऊंगा। ठीक है, अब इस डॉकर फाइल के अंदर जो है, मैं अपना एप्लीकेशन को, उसके जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उन सबको मैं स्पेसिफाई करूंगा, ताकि जब कंटेनर बने तब वो सारे एप्लीकेशन के फाइल्स उसमें कॉपी हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूंगा कि जो इनिशियल स्टेप्स है वो क्या है, मतलब इसको डिप्लॉय करने में। अब इससे मेरा मतलब क्या है, ये आप इस तरह से समझो कि जब भी हम, अगर आपने काम किया हो अपैची के ऊपर या Node.js के ऊपर या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन के ऊपर काम किया हो, तो जब भी आपको अपनी डेवलपमेंट सर्वर को, या जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन या ऐप को स्टार्ट करना हो, तो सबसे पहले हमें एक इंस्टेंटेनियस कमेंट चलाते हैं ना, मतलब एक इनिशियल कमेंट चलाते हैं। तो अगर मुझे अपना वेब ब्राउजर खोलना है, तो मेरा इनिशियल कमेंट क्या है कि मैं वेब ब्राउजर का ये जो आइकॉन है, मैं इसको क्लिक करूं, तो क्लिक करने से क्या होगा, मेरा वेब ब्राउजर जो है वो खुल जाएगा। तो ये एक इनिशियल कमेंट बोला जाएगा। और इस इनिशियल कमेंट से क्या होगा, जब ये हम क्लिक करेंगे तो हमारे बाकी के जितने भी प्रोसेसेस है वेब ब्राउजर के अंदर, वो सब ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज है, जब हम इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं किसी कंटेनर को बनाने के लिए, और जब हम अपनी डॉकर फाइल के अंदर वो इमेज को ऐड करते हैं, और इमेज से मेरा मतलब क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई वेब एप्लीकेशन सर्वर बनानी है, तो आप कौन सा एप्लीकेशन को यूज करोगे अपना वेब सर्वर को, या अपना वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए? आप यूज करोगे एक वेब सर्वर एप्लीकेशन। इसका एक एग्जांपल है अपैची या Node.js।
तो ये दो एप्लीकेशन है जिससे आप वेबसाइट्स को लॉन्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं और इन दोनों का जो मेन पर्पस है वो सब वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो इनके बगैर एक वेबसाइट लॉन्च हो ही नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो मेरे पास एप्लीकेशंस हैं इनको मैं इंस्टॉल कैसे करूँगा अपना कंटेनर के ऊपर? मैं यूज़ करूँगा एक इमेज। तो इमेज से फ़ायदा क्या होगा? मैं अपना डॉकर फाइल के अंदर वो इमेज भी मैं स्पेसिफाई करूंगा और मैं अपना एप्लीकेशन की फाइल्स भी स्पेसिफाई करूंगा। फिर जब मैं उस डॉकर फाइल को रन करूंगा तो फिर दो चीजें एक साथ होंगे, बल्कि तीन चीजें। सबसे पहले तो जो मैंने इमेज स्पेसिफाई किया होगा वो मेरा एक बेस इमेज या फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा कि मेरा जो मेन एप्लीकेशन है यही नोड.जेएस या अपैची, पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद उसके बाद जितने भी हमने फाइल्स बोले हैं वो जो भी हमने इसके अंदर लिखा है डॉकर फाइल के अंदर वो सब हमारा कंटेनर के अंदर कॉपी हो जाएगा। हमारा जो इमेज है, इमेज के अंदर जो भी एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल अपैची, वो हमारा कंटेनर के अंदर कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज, बल्कि चार चीजें हैं एक्चुअली, फिर तीसरी चीज क्या है, हमने जितने भी इनिशियल कमांड्स चलाने हैं कि फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर को खोलने के लिए हमें इसको क्लिक तो करना है, तो जो एक स्टार्टिंग कमांड है कि फॉर एग्जांपल अपैची में आई थिंक अपैची स्टार्ट या कोई ऐसा कमांड है उसमें, तो वो आपको टाइप करना है। तो वो टाइप भी हम मैन्युअली तो नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ही होगा। तो हम स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे, हम डॉकर फाइल के अंदर ही लिखेंगे तो ये कमांड ऑटोमेटिकली चलेगा। और फिर आखिरी चीज जो वो ऑटोमेटिकली करेगा वो ये है कि वो कंटेनर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। तो कंटेनर भी क्रिएट करेगा, उसमें जितने भी फाइल्स है एप्लीकेशन के वो भी उसके अंदर ट्रांसफर करेगा, जो उसके इनिशियल कमांड्स है वो भी एग्जीक्यूट करेगा, और जो उसका बेस इमेज है वो भी उसमें ऐड करेगा। तो ये सारी चीजें डॉकर फाइल एक साथ हमारे लिए कर देता है। लेकिन अब ये जो इमेज है, ये जो मैंने इमेज बोला हमारा कंटेनर का फाउंडेशन है, जिसके अंदर हमारा मेन एप्लीकेशन होता है जो हम कंटेनर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर बहुत सारे मेन एप्लीकेशंस हैं तो आप बहुत सारे इमेजेस को भी एक डॉकर फाइल में एक साथ जोड़ सकते हो, वो भी एक सॉल्यूशन है। अभी हम फिलहाल एक ही इमेज की बात करते हैं। तो वेब सर्वर के लिए मेरे पास अपैची का इमेज है, मुझे उसको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अब वो इमेज में लाऊंगा कहाँ से? करना क्या है इसके लिए? ये इमेज क्या है, ये आता कहाँ से? अब इमेज तो हमने डिस्कस कर ली कि क्या है, लेकिन अब ये आता कहाँ से है? हम यूज करते हैं एक इमेज रजिस्ट्री को। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो। अब आप लोग ने सबने तो गिटहब तो कर ही लिया है, तो सबको पता होना चाहिए कि क्या है। गिटहब में बेसिकली क्या होता है, गिटहब के अंदर आप अपना कोड को स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन, तो उसको बोलते हैं रिपोजिटोरीज। आप रिपोजिटोरीज के अंदर अपना कोड को स्टोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से ही इमेजेस, ये तो कोड का रिपोजिटोरी है। गिटहब तो एक कोड का रिपोजिटोरी है, पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो भी डाउनलोड करना है फ्रीली अवेलेबल है और ये सब। लेकिन डॉकर के लिए अगर हम डॉकर की बात करें तो डॉकर के पास भी अपना एक रजिस्ट्री है जिसका नाम है डॉकर हब। और उसके अंदर आप बजाय कोड ऐसी मतलब कोई भी कोड को अपलोड करने का, आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हो और आप उधर से ले भी सकते हो, उधर से पुल भी कर सकते हो। अपलोडिंग को बोलते हैं पुशिंग और डाउनलोडिंग को बोलते हैं पुलिंग। तो जब हम एक इमेज को पुश करते हैं तब हम अपना अकाउंट से डॉकर हब के ऊपर या इस रजिस्ट्री के ऊपर या इस स्टोरेज वेबसाइट के ऊपर हम अपना इमेज को अपलोड कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। और जब हमें उसको डाउनलोड करना है या किसी और का इमेज को डाउनलोड करना है तो उसको बोलते हैं इमेज को पुल करना या डाउनलोड करना, ठीक है। तो डॉकर हब सबसे बेहतरीन रजिस्ट्री है। जिस तरह गिटहब है कोड के लिए, इसी तरह ही अगर अब हम इमेजेस की बात करें तो जो सबसे अच्छा वाला है वो है डॉकर हब। तो इसमें हम अपने इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, हम उसको अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यह सर्च कर सकता हूँ करता हूँ इधर अपैची के लिए जो मैं अभी बात कर रहा था, तो अपैची का एक्चुअली अपैची का एक और नाम है जिसका नाम है HTTPD, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ भी है ऑफिशियल इमेज, मतलब है कि ये सेफ इमेज है। अब डॉकर हब तो पब्लिक रिपोजिटरी है ना, मतलब मेरे जैसा बंदा भी, आपके जैसा बंदा भी, मतलब कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी यहाँ कुछ भी अपलोड कर सकता है। तो क्योंकि कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है डॉकर हब के ऊपर, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजें के अंदर वायरसेस भी हो या कोई मसले भी हो। ये तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा अगर हम कोई वायरस वाला इमेज को डाउनलोड कर लेते, फिर तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे खराबी आएंगे, मसले आएंगे। तो इसलिए जहाँ ऑफिशियल इमेज लिखा हुआ होता है वहाँ कोई मसला नहीं होता है, वहाँ हर चीज सेफ होता है। अब यहाँ हमारे पास HTTPD के अंदर, अभी HTTPD का मतलब एक्चुअली क्या है, अपैची।
ये अपैची का वेब सर्वर है। तो जब हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे तब हम अपैची को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपैची को उसके सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी वेब सर्वर के सारे फंक्शनैलिटीज है उन सबको हम उससे काम कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ऑफिशियल डॉकर इमेज का। अब लोकल या सॉरी नॉन ऑफिशियल डॉकर इमेज क्या होता है, या आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप या मैं कोई ऐसी इमेज को अपलोड कर लेते हैं तो एक अनऑफिशियल इमेज बोला जाएगा, क्योंकि हम कोई कंपनी तो है नहीं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो जो भी हम अपलोड करेंगे वो फिर इसी तरीके से ही होगा। अब अगर मैं यहाँ साइन इन का बटन क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल एक अकाउंट बना हुआ है डॉकर हब के ऊपर। आई थिंक मुझे अपना आईडी याद नहीं है, चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे भी अपना डिटेल्स याद नहीं आ रहे हैं, मैं एक दफ़ा और ट्राई कर लूँ वरना फिर। ठीक है, फिलहाल तो ये नहीं चल रहा है, तो मैं फिलहाल तो फॉरगेट पासवर्ड ही कर लेता हूँ। तो जब भी आप इसके अंदर एक अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक अकाउंट बन जाता है जिसके ऊपर फिर आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। और अगर कोई और पब्लिक इमेज मौजूद है इस वेबसाइट के ऊपर तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वो तो चलो एक अलग बात है। तो अब मेरे ख्याल से मेरे पास एक ईमेल आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं फिर से साइन इन कर लेता हूँ, मैं अपना यूजर नेम भी भूल गया था। ठीक है, तो अब मैं अपना अकाउंट के अंदर साइन इन हो गया हूँ। तो इसी तरीके से आप गिटहब के अंदर भी साइन इन होते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। एक अजीब बात ये है कि ये इमेजेस जो है, ये वाले जो मेरे पास अभी मौजूद है, ये मौजूद है डॉकर के ऊपर। मतलब है कि ये जो दो इमेजेस मेरे पास मौजूद है, ये दोनों इमेजेस मेरे पास मौजूद है डॉकर के ऊपर, पब्लिकली अवेलेबल है। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है। मतलब है कि मैं यहाँ सर्च बार में मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और मुझे वो मिल जाएगा, वो वाला इमेज मिल जाएगा अगर पब्लिक हो। मेरा नाम भी आई थिंक इंक्लूडेड है, अब पता नहीं वो ऊपर आएगा या नहीं। अगर मैं ऐसे ही सर्च करता हूँ, हाँ देखो, अगर मैं ऐसे ही सर्च करता हूँ मीमलॉट786 जो मेरा यूजर नेम है, तो इसके अंदर मेरे सारे इमेजेस आ जाते हैं, मेरे वही दोनों इमेजेस हैं। और ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं लॉग इन हूँ। अगर मैं लॉग आउट भी हो जाऊँ, टैब को बंद करके फिर से खोल भी दूँ, तो आप देख सकते हो कि आई थिंक लॉग आउट नहीं हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि मैं लॉग आउट भी हुआ हूँ और अभी मैं होम पेज पे, और मैंने टैब भी नया खोल दिया है। फिर से मैं अपना यूजर नेम को टाइप कर लेता हूँ, तो आप फौरन देख सकते हो कि मेरे पास मेरे इमेजेस आ जाते हैं, आप देख सकते हो। तो यही बात होता है कि आप दूसरे लोग के भी इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो ऑफिशियल क्रिएटर्स होते हैं इमेजेस का, आप उनको उनके ही इमेजेस को इस्तेमाल करते हो, इसलिए उसका जरूरत पड़ता ही नहीं है। लेकिन आप अपने इमेजेस भी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो, पब्लिक भी रख सकते हो, वो सब फिर आपकी मर्जी है। अच्छा, तो अब हमने देख लिया है कि डॉकर हब क्या है, रजिस्ट्री क्या होता है, और पुल और पुश का मतलब भी क्या है, हमने वो भी देख लिया है। अब इमेजेस देमसेल्व्स, अब हमने बता दिया है कि ये आईएसओ फाइल्स की तरह होते हैं, सीडी की तरह होते हैं, लेकिन सीडी में भी आखिर ऐसा क्या चीज होता है, या आईएसओ फाइल में भी ऐसा क्या चीज होता है कि वो चल सकता है, वो उससे एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है, ऐसा क्या चीज होता है इसके अंदर। इमेजेस जो है वो मल्टीपल लेयर्स से बने हुए, जिस तरह केक में कैसे लेयर्स होते हैं इसी तरह से लेयर्स से बने हुए होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखा जाता है और एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब है कि हर इंडिविजुअल जो केक का लेयर है, अगर मेरे केक में 5 लेयर्स हैं तो मैं हर लेयर को अलग अलग काउंट नहीं करूंगा, मैं पूरा केक को एक साथ ही काउंट करूंगा। तो एक इमेज के अंदर एक कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसका मतलब क्या है, एक इमेज के अंदर मेरा एक लाइट वेट वर्जन या एक छोटा वर्जन होता है मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर सारे फाइल्स और डिपेंडेंसीज है अपना एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इस वजह से ये
मतलब कम चीजें होते हैं, हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे चीजें नहीं होते हैं, हमारा सिर्फ जो मेन टर्मिनल की चीजें हैं, कुछ बेसिक टूल्स है वही इंक्लूडेड हुआ होता है, बाकी सब हमारे पास नहीं होता है इस इमेज के अंदर। इसका वजह क्या है, हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि कंटेनर्स जो है वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है, और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर लाइट वेट और स्पीड के ऊपर एम्फोसाइज करता है। तो इसलिए हमारे इमेजेस के अंदर हमारा पूरा बड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ उतने ही फाइल्स और एप्लीकेशंस और सब होते हैं जितना हमें जरूरत हो, बाकी का होता ही नहीं है। तो क्योंकि कंटेनर्स का पर्पस यही है कि वो फास्ट हो, लाइट वेट हो, इसलिए इमेजेस जो है वो स्मॉल भी होते हैं। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया है कि इंशाल्लाह के डॉकर इमेज क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको पता चल जाएगा। अब हम थोड़ा और देखते हैं। अब हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इमेजेस एक स्टॉक कंटेनर की तरह है, जिस तरह सीडी एक स्टॉक ओएस की तरह होता है, या जिस तरह एक आईएसओ फाइल एक स्टॉक ओएस की तरह होता है। और अगर आप एक कंटेनर को स्टॉक करो, बल्कि सॉरी, ऐसा मुमकिन है, मतलब ऐसा हो सकता है, डॉकर में एक ऐसा कमांड है जिससे आप एक कंटेनर, रनिंग कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो और आप उसमें से ही अपना इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए इमेजेस जो है, क्योंकि इमेजेस से आपका ओएस बनता है और ओएस से भी आपका एक इमेज बन सकता है। तो इस चीज को जब हम देखते हैं तो इसमें फिर हमें ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा ऐसा हमें लगता है, या मतलब ऐसा ही चीज है कि इमेजेस जो है वो बिल्ड टाइम कॉन्स्ट्रक्ट्स की तरह है और कंटेनर्स रन टाइम कॉन्स्ट्रक्ट्स की तरह है। मेरा मतलब ये है कि इमेजेस की जब हम बात करते हैं, हमारा जो इमेज होता है जब मतलब वो स्टॉप होता है और फिर जब हम रन करके उसको एक ओएस के अंदर बना देते हैं। तो जब हम इन दोनों कंपैरिजंस को देखते हैं कि हमारे पास एक सीडी होता है, उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा ओएस बनता है, उससे पहले वो एक इमेज होता है या एक सीडी होता है, वो एक स्टॉप वर्जन होता है हमारा ओएस का। तो अगर हम इसी एनालॉजी को, इजी एग्जांपल को अगर हम कंटेनर्स और इमेजेस के साथ देखें, तो फिर इमेजेस जो है वो बिल्ड टाइम कॉन्स्ट्रक्ट्स बोले जाते हैं और कंटेनर्स रन टाइम कॉन्स्ट्रक्ट्स बोले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अपना एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, जब हम उसको कंपाइल करते हैं, आपने कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। तो जब हम अपना इमेज को बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड करने का मतलब ये है कि हम अपना एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, या हम उसको मशीन कोड या बाइनरी में ट्रांसलेट करते हैं ताकि कंप्यूटर को समझ आए और वो तैयार हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और रन टाइम को वो चीज बोलते हैं जब हमारा इमेज या जो भी है, जब हमारा बाइनरी में या मशीन कोड में आ जाता है, तो फिर उसके बाद जब हम उसको रन करते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं रन टाइम कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो हमारा इमेज एक बिल्ड टाइम कॉन्स्ट्रक्ट है, एक कंपाइल्ड वर्जन है हमारा एप्लीकेशन का, और कंटेनर हमारा इमेज का एक रनिंग वर्जन है या रन टाइम कॉन्स्ट्रक्ट है। तो इमेजेस और कंटेनर्स को जब हम देखते हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप हम इधर देख सकते हैं। तो अगर आपने एक कंटेनर को स्टार्ट किया है एक इमेज से, तो दोनों चीजें जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट से मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर चल रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, मेरे पास HTTPD का ही इमेज है अपना कंप्यूटर के ऊपर, और मेरा एक कंटेनर चल रहा है जो HTTPD का इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम उस इमेज को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ अभी एक रनिंग कंटेनर जुड़ा हुआ है, डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम उस इमेज को डिलीट नहीं कर सकते जब तक हमारा आखिरी कंटेनर, जो जिस कंटेनर के साथ वो लिंक हुआ है, वो स्टॉप नहीं होता है या फिर वो डिलीट नहीं होता है। और अगर हम एक इमेज को डिलीट करना चाहे कंटेनर को स्टॉप करने के बगैर या उसको डिलीट करने के बगैर, तो फिर जितने भी कंटेनर्स हैं उन सब मतलब जो जब हम ये चीज करेंगे, जब भी हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरर आएगा, ये आप देख सकते हो, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डायमंड कॉन्फ्लिक्ट, अनेबल टू रिमूव रिपोजिटरी रेफरेंस इमेज नेम। तो इसका मतलब यही है कि आप जब तक अपना कंटेनर को स्टॉप नहीं करते हो या जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो, आप अपना इमेज को डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये उन दोनों का रिलेशनशिप हमें समझ आ जाता है। और ये कंप्यूटर्स के अंदर क्यों नहीं होता है कि जब हम अपना विंडोज का सीडी की बात करते हैं, हम उसको इंस्टॉल करते हैं ओएस को, और फिर उसके बाद हम अपना सीडी को निकाल देते हैं। तो ये कहाँ लिंक हुआ, ये तो सेपरेट हो गया ना। तो इसी तरीके से ही हमारा इमेजेस और कंटेनर्स भी क्यों नहीं सेपरेट हो सकता है। इसका वजह ये है कि हमारे पास जो भी डाटा है इमेज के अंदर, सॉरी सीडी के अंदर, वो सारा डाटा जो है वो सब हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमारा जो सीडी है उसमें फिर
मतलब कोई काम का ही नहीं रहता है, क्योंकि जो भी चीजें उसके अंदर थे वो हमारा अब कंप्यूटर के अंदर आ गया है। तो देखा जाए तो हमारा हार्ड ड्राइव ही एक इमेज बन गया, हमारा हार्ड ड्राइव ही एक इमेज बन गया। और जब हम अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब हमारा डाटा एक तरह से चलने लगता है, तो फिर हमारा एक ओएस बनता है जो रन कर रहा होता है। तो हमारा इमेज से एक कंटेनर बन जाता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इससे समझ में आती है कि जब हम बात करते हैं विंडोज का इंस्टॉलेशन सीडी का, और जब हम बात करते हैं डॉकर इमेजेस का, और फिर हम उन दोनों के कंटेनराइज वर्जन देखते हैं। जैसे विंडोज सीडी का कंटेनराइज वर्जन क्या है, एक रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर के अंदर। और जब हम देखते हैं डॉकर के अंदर कि हम एक इमेज से अपना कंटेनर को बनाते हैं, उन दोनों में ये फर्क जरूर है कि डॉकर में हमारे पास कहीं भी नहीं है उस डाटा को स्टोर करने का। तो हमारा इमेज जो है वो एक हार्ड ड्राइव की तरह ही एक्ट कर रहा होता है कि उसमें से ही डाटा लेता जाएंगे, मतलब लेते जाएंगे। और अगर हम अपना विंडोज सीडी की बात करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास इंटरनल स्टोरेज है, वो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वजह से फिर वो किसी काम का नहीं रहता है हमारा जो सीडी है। तो हम उसको फिर निकाल देते हैं और फिर हम कहीं साइड पे रख देते हैं, अपना दोस्त को वापस दे देते हैं, फिर जो भी चीज होता है। तो ये हमने देख लिया है डॉकर इमेजेस के बारे में और उनका जो कंटेनर से लिंक है, और हमारा विंडोज के जो सीरीज होते हैं वो क्यों इस तरह से नहीं होते हैं। और अगर हम अभी बात करते हैं डॉकर इमेज रिमूव, डॉकर इमेज आरएम का जो कमेंट है, तो उसमें क्या होता है, इसमें इस कमेंट को हम इस्तेमाल करके अपना इमेज को डिलीट कर सकते हैं। तो ये उसका फायदा होता है। तो अब अगर हम इमेजेस की बात करें, इमेजेस यूजुअली काफी स्मॉल होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, समझा दिया है। तो फॉर एग्जांपल डॉकर के अंदर अगर मैं अपना एक उबुंटू का इमेज की बारे में बात करूं, अब नॉर्मल उबुंटू के अंदर तो इस तरह है कि उसमें आप चूज कर सकते हो आपको किस तरह का शेल चाहिए, आपको किस तरह का जीयूआई चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ये चॉइसेस और ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आपको डॉकर के इमेज के अंदर। इसी उबुंटू का ही अगर कोई इमेज हो डॉकर के अंदर, आपको कोई इस तरह के चॉइसेस नहीं मिलेंगे। और इसका वजह यही है कि क्योंकि कंटेनर जो है वो लाइट वेट बने हुए हैं, मतलब वो उनका पर्पस ही यही है कि वो लाइट वेट हो, उनका पर्पस यही है कि वो फास्ट हो। इसलिए इतने सारे ऑप्शंस डालने से वो स्लो हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ उतना ही फंक्शंस उसके अंदर होते हैं जितना नेसेसरी होता है, बाकी कुछ चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो एल्पाइन का जो एक डॉकर इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ 4 MB का है। याद रखो कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो अभी उबुंटू का इमेज है 3 GB का, 2 GB का, उसको कंडेंस करके उसको छोटा करके मैंने 4 MB कर दिया है। बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ये। लेकिन एक नॉर्मल इमेज, फॉर एग्जांपल उबुंटू का जो डॉकर इमेज है, अल्पाइन की बात नहीं भी करो, उबुंटू का जो डॉकर इमेज है जिसमें कुछ ज्यादा पार्ट्स ऐड हुए होते हैं, तो वो तो फिर समझो 120 MB का होता है। तो इसमें भी जो उसके नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन अब अगर हम 3 GB का उबुंटू ओएस के साथ कंपेयर करें 120 GB 120 MB, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो फर्क होगा ना। तो बहुत सारी चीजें, अनइम्पोर्टेंट चीजें निकाल दिया गया है। तो इसलिए विंडोज बेस्ड इमेजेस जो है वो काफी बड़े होते हैं लिनक्स बेस्ड इमेजेस से, क्योंकि विंडोज वर्क ही इसी तरह ही होता है। तो विंडोज का जो कोड है वो होता ही इतना ज्यादा मतलब बड़ा है, और इसीलिए विंडोज भी जो है बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा रैम और सब भी लेता है। और इसका वजह यही है कि उसमें क्योंकि जीयूआई और ये विजुअल चीजें इतने ज्यादा है, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेता है, तो यूजर के लिए तो बहुत ही अच्छा यूज करना, लेकिन उसके रिसोर्सेज इतना ज्यादा है कि फिर मतलब उसमें जरूर कोई ना कोई मसला तो हो ही जाता है। अब लिनक्स से कंपेयर करो जो 1 GB रैम में भी चल सकता है, अब उसको अगर आप कंपेयर करो विंडोज से, तो जाहिर सी बात है कि सवाल ही नहीं है कि वो बूट भी हो, क्योंकि विंडोज को कम से कम भी 4 GB रैम चाहिए, वो भी आजकल के हिसाब से कम ही बोल रहा हूँ। आजकल कम से कम भी 8 GB रैम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि काफी बड़ा फर्क है। अब अगर हम बात करें इमेजेस को पुल करने का, हमने डॉकर इमेज एलिस का तो कमेंट देख लिया है, हमने डॉकर इमेज पुल का भी कमेंट देख लिया है। और एक और भी मैं बात बता दूं आपको कि अगर आपको कोई ऐसा इमेज को पुल करना है जो प्राइवेट हुआ है, अगर आप एक प्राइवेट इमेज को अपना डॉकर हब के ऊपर अपलोड कर लो और आप उसको पुल करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट है। अब ऐसी तो कोई डॉकर इमेज पुल का कमेंट को लगा के उसको पुल नहीं कर सकता है, तो डॉकर बोलेगा कि इमेज नॉट फाउंड। लेकिन
और इसका एक और भी चीज है कि अगर मैं कोई ऐसा इमेज को पुश करना चाहता हूँ, अगर मैं अपना कोई इमेज को पुश करना चाहता हूँ अपना अकाउंट के ऊपर, तो ये दोनों चीजें करने के लिए सबसे पहले तो उसको ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा, ये देखना तो पड़ेगा कि भाई मैं वही बंदा हूँ, मतलब जिसके पास वो अकाउंट का सारा एक्सेस है और सब है, मैं वही वाला बंदा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपना अकाउंट के अंदर लॉग इन होना पड़ेगा। और डॉकर हब में लॉग इन होने का क्या तरीका है, डॉकर लॉग इन का कमांड को यूज करने का। ठीक है, अब मेरे पास अगर यहाँ डॉकर लॉगिन का कमांड मैं यहाँ रन कर लेता हूँ, देखते हो कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ इधर अभी रन कर रहा हूँ। तो लॉगिन विथ योर डॉकर आईडी, तो मैं यहाँ अपना डॉकर आईडी को टाइप कर लेता हूँ, मैं यहाँ अपना पासवर्ड को टाइप कर लेता हूँ। तो सिस्टम का आई थिंक ये कोई एरर है क्योंकि मैं इसको वर्चुअली चला रहा हूँ, या फिर कोई और मसला भी हो सकता है। खैर, डॉकर लॉगिन का जो कमांड है वही आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हो। अभी तो कोई और ही एरर है इसका, तो कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली आई थिंक आपके पास ये ऐसा कोई एरर नहीं आएगा, लिनक्स के ऊपर तो नहीं आएगा, अभी तो मैं विंडोज के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसमें वैसे ही मसले ज्यादा होते हैं। तो डॉकर लॉगिन का कमांड से पहले आपको इन दोनों चीजें के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ही आप ये चीजें वाकई में कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमेज नेमिंग का, अब ईच कमांड के साथ जो हमें लेटेस्ट का टैग लगाते हैं, उसका मतलब है कि ये इमेज का लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए हम लेटेस्ट का टैग लगा देते हैं। लेकिन हम एज वर्जन्स भी लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं V1, V2, V3, V4, तो इस तरह वर्जन्स की तरह से भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं इमेजेस को नेम करने के लिए, और हम एक ही नाम के ऊपर अलग अलग इमेज के वर्जन्स को अपलोड कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, थोड़ा डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे। अब अगर हम इमेज रजिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो ये बिल्कुल गिटहब की तरह ही होता है। आपके रिपोजिटोरीज होते हैं और ईच रिपोजिटोरी के अंदर आप वो इमेज को अपलोड करते हो, और इमेज के अगर आपके पास अलग अलग वर्जन है तो वो भी आप उसी रिपोजिटोरी के अंदर ही अपलोड करते हो, डिफरेंट वर्जन के नाम से, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, इस तरह से। तो अनऑफिशियल रिपोजिटोरीज जो है वो क्या है, अब ऑफिशियल रिपोजिटोरीज तो क्या है, डॉकर हब जैसे, लेकिन अनऑफिशियल रिपोजिटोरीज भी होते हैं। अनऑफिशियल कोड बैंक्स या इमेज बैंक्स भी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, जहां से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर उनके क्या मसला है, अब डॉकर हब तो है ही डॉकर का ये क्रिएशन, अब जो बाकी के सारे वेबसाइट्स हैं वो थर्ड पार्टीज के हैं, पता नहीं कि वो सेफ हो या नहीं हो, या उसमें कोई वायरस वाले इमेजेस हो या कोई और मसला हो, तो उसको हम बोलते हैं अनऑफिशियल रिपोजिटोरीज, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ ऑफिशियल रिपोजिटोरीज हैं कि अगर आपको निगिंग्स, कभी इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, NGINX, अगर आपको NGINX या पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अगर आपको ये वाला इमेज को डाउनलोड करना है तो ये उसका ऑफिशियल लिंक है। अगर आपको बिजी बॉक्स को डाउनलोड करना है, ये भी एक और बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है बिजी बॉक्स के नाम से, अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप उसको इस लिंक से कर सकते हो। अगर आपको रेडिस डाउनलोड करना है, जो एक बहुत ही अच्छा डेटाबेस एप्लीकेशन है कैशिंग के लिए, की वैल्यू स्टोर डेटाबेस है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो ये भी हो सकता है। अगर आपको MongoDB डाउनलोड करना है, जो हमारा मर्ज स्टैक में भी यूज होता है, रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस और MongoDB, ये 4 चीजें साथ साथ इस्तेमाल होता है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपके पास कुछ अनऑफिशियल इमेजेस होते हैं। तो वो अनऑफिशियल इमेजेस और अनऑफिशियल रिपोजिटोरीज में फर्क है। अब डॉकर हब एक ऑफिशियल रिपोजिटोरी है, लेकिन उसके ऊपर भी अनऑफिशियल इमेजेस मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे रिपोजिटोरीज है जो अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल रिपोजिटोरीज, और उनके ऊपर जितने भी इमेजेस है वो सब अनऑफिशियल इमेजेस हैं। तो ये बात याद रखने की जरूरत है। तो अब अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा डिटेल में इमेज नेमिंग और टैगिंग के बारे में, मेरे ख्याल से यही है, और फिर उसके बाद हम हैशेस और लेयर्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा आई थिंक ये फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है, इमेज डाइजेस्ट और इस सब के बारे में। जी, तो अभी हम इंशाल्लाह इसको आज खत्म कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं है कवर करने के लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम अगर देखते हैं इमेज टैग्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में, अगर मैं एक इमेज को पुल कर लेता हूँ डिफरेंट वर्जन्स के साथ, ठीक है, तो मैं ये किस तरह से करूँगा, अभी मैं एक एग्जाम्पल कर भी लेता हूँ इसका। अब या तो आप डॉकर इमेज पुल का कमांड इस्तेमाल करो, या फिर आप इस्तेमाल करो डॉकर पुल का कमांड। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉकर इमेज पुल पुराना तरीका है, लेकिन PIIC का एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली डॉकर इमेज पुल का ही कमांड आएगा, डॉकर पुल का कमांड नहीं आएगा, तो इस वजह से हम अभी उसको ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम बात करें
इन सारे इमेजेस का और इनके वर्जन्स का। तो अगर मेरे पास इधर मौजूद है MongoDB का जो इमेज है, अगर मुझे इसका 3.3.11 वाला वर्जन को डाउनलोड करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये मैं इस तरह से कर लेता हूँ, डॉकर इमेज पुल मोंगो लेटेस्ट, और अगर हम ये लेटेस्ट ना भी लिखे तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट इमेज ही इंस्टॉल होगा। फिलहाल हम इसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक अभी विंडोज में मेरे कुछ मसले चल रहे हैं, तो मैंने AWS में इसी काम के लिए एक क्या बोलते हैं, मैंने एक EC2 इंस्टेंस रखा है। मतलब इसके ऊपर जो भी ऐसे मसले आते हैं उनके लिए मैं अपना फ्री ट्रायल को इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे पास EC2 का मौजूद है, जिसके थ्रू फिर मैं सारा काम कर सकता हूँ। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मेरा विंडोज सिस्टम के ऊपर तो काफ़ी मसले हैं और अभी तक मैं भूल गया हूँ कि मुझे इसमें लिनक्स का वर्चुअल मशीन को वापस इंस्टॉल करना है। मतलब मैं बार बार भूल जाता हूँ यार कसम से। तो जाहिर सी बात है कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो यही ज़्यादा फास्ट ऑप्शन है। और इसके बहाने आप क्लाउड का मतलब आदी भी हो जाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस के लिए आज के ज़माने में मतलब तकरीबन हर फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत आपको पता होना ही चाहिए कि आप क्लाउड को कैसे इस्तेमाल करो। मतलब है कि आपको कोई नुकसान तो कहीं नहीं पहुंचने वाला है। AI मशीन लर्निंग में भी जाओ तो भी आपने क्लाउड को यूज करना है। अगर आप किसी और फील्ड के अंदर जाओ, डेवऑप्स के अंदर, फिर तो आपको करना ही करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग की तो बात ही नहीं करो, वो है ही क्लाउड के ऊपर। कोई और भी फील्ड के अंदर जाना है तो उसमें भी आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा। तो क्लाउड इतना कॉमन हो गया है कि IT का हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये कोई बुरा स्किल नहीं है सीखने का। तो इसी तरीके से जिस तरह मैं यहाँ अभी न्यू की पैर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट स्किल है सीखने का कि EC2 इंस्टेंस होते क्या है, उनको मतलब बनाते कैसे हैं, उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस बहाने पता ये भी चलता है कि SSH कैसे चलता है, SSH जो उसका पूरा सिस्टम होता है वो क्या होता है, SSH होता क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस बहाने सीख लेते हैं। और ये सब बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं जो बंदे को सीखना ही पड़ता है, वरना आजकल तकरीबन किसी भी फील्ड में गुजारा नहीं। आजकल टेक का फील्ड ही इसी तरह ही हो गया है। तो जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे पास एक PEM का फाइल है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है PPK फाइल के अंदर। तो ये चीज़ें मतलब बंदे को ऐसे ही पता नहीं चलता है, उसको प्रैक्टिस के साथ आता है। तो ये हर चीज़ के अंदर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप यूज टू हो जाओगे सब करने का। अब मैं तो ऐसी मतलब बोलता जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको कर रहा हूँ, तो कुछ तो बोलना है ना ये करते हुए, वरना तो आप लोग बोर हो जाओगे, फिर तो मसला हो जाएगा। तो तब तक मैं बस ऐसी जो भी जहन में आ रहा है वो ही बोल रहा हूँ। और पटी एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन लिनक्स में इसका एक और भी ऑल्टरनेटिव है। पटी भी है, लेकिन लिनक्स के अंदर बहुत सारे लोग ओपन SSH को भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों में मेन फ़र्क यही है कि पटी जो है वो PPK फाइल्स को इस्तेमाल करता है। PPK फाइल्स को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपको अब क्योंकि AWS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको PEM फाइल दे देता है, तो क्योंकि वो आपको एक PEM फाइल देता है इसलिए PPK फाइल तो आपके पास है नहीं, तो वो आप कैसे हासिल करोगे? तो उसमें फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, PEM टू PPK फाइल कन्वर्टर आपको यूज़ करना है, जिस तरह मैंने अभी की। और फिर उसके थ्रू आप उसको कन्वर्ट करके फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इसके साथ। और अगर हम बात करें उल्टा करने का कि ओपन SSH के अंदर जो है PPK फाइल नहीं चलता है, PEM फाइल चलता है। तो फिर ओपन SSH के अंदर अगर आपके पास PPK फाइल है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा PEM फाइल में, और फिर ही आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। खैर, तो हमने यहाँ अभी इसको कर लिया है, तो आप अभी देख सकते हो कि मेरा टर्मिनल खुल गया है एक लिनक्स इंस्टेंस का। अभी हम इसके ऊपर वापस जाते हैं। अगर मैं एक इमेज को पुल कर लेता हूँ, ठीक है, तो डॉकर पुल मोंगो, ठीक है। तो अभी मैं सॉरी डॉकर इमेज पुल, हम PIAC वाली एग्जाम्पल्स को यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो डॉकर इमेज पुल मोंगो, अब ये मैं कमेंट जब एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। अच्छा एक मिनट, ये अब शुक्र है कि मैं ये EC2 इंस्टेंस के ऊपर कर रहा हूँ, वरना तो इंस्टॉलेशन में यहाँ इतना टाइम लगता है। यहाँ को तो इंटरनेट का हाल ही पता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मतलब सही वाला इंटरनेट प्रोवाइडर रखा है, स्टॉर्म फाइबर के नाम से, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली अब मैंने 10 MBPS का पैकेज लिया है, 100 तो है नहीं कि मतलब फटाफट एकदम से हो जाए, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा। अब मैं वो इंस्टॉलेशन का कमांड ढूंढ रहा हूँ जिससे फिर मैं इसको जल्दी इंस्टॉल कर लूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। यही है कुछ नहीं सही है। तो ये wget का कमेंट है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ भी रहे थे कि यार सबसे आसान तरीका क्या है? यही है, ये बुक है, यहाँ से कमेंट को कॉपी करो और फिर आप लिनक्स में जाओ,
इसको पेस्ट करो और एंटर दबाओ। के सामने मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई मसले नहीं हो रहे। अगर मसले हो रहे हैं तो फिर आप सूडो भी सामने लगा दो, फिर तो इंशाल्लाह कोई मसले होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद अगर कोई मसला है तो फिर आपका आर्किटेक्चर या आपका कंप्यूटर है इस तरह का, मतलब उसका आर्किटेक्चर अलग तरह का है या उसका कोई और चीज़ अलग तरह का है जिसकी वजह से ये सही से चल नहीं रहा है, तो फिर तो उसके बाद आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा डीप में कि मसला क्या आ रहा है। खैर फिलहाल तो जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है हम सी के ऊपर ही जाते हैं जो हम अभी देख रहे थे। तो वो जो टैग्स हैं, टैग से जिस तरह हमने अभी देखा कि हम वर्जन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम एक इमेज का मल्टीपल वर्जन्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं और उनको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी का एक एग्जांपल ट्राई कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये मोंगो का एक इमेज को डाउनलोड कर लूँ और फिर उसके बाद मैं इसका लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लूँ, फिर उसके बाद मैं उसका वर्जन देखूँ और फिर उसके बाद मैं ये स्पेसिफिक वाला वर्जन को डाउनलोड करूँ मोंगो 3.3.11, क्योंकि ये बुक काफ़ी पुराना है, डेफिनेटली ये बहुत ही पुराना वर्जन होगा। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट है, और मतलब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट है और जब हम एक स्पेसिफिक वर्जन को स्पेसिफाई करते हैं उन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क कहाँ नज़र आता है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब ये तो इंस्टॉल हो गया है। अब डॉकर इमेज फुल मोंगो, अब मैं इसको लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट के साथ में कर लेता हूँ। तो sudo docker image full mongo, तो अभी मैं मोंगो डीबी या मोंगो का इमेज को अभी मैं इधर पुल कर रहा हूँ। अब देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना फास्ट इंटरनेट स्पीड है। ये मेरा इंटरनेट नहीं है क्योंकि मैं क्लाउड सर्विस में चला रहा हूँ और ये क्लाउड सर्विस अभी मेरे ख्याल से यूएस के अंदर है, जी ओहायो के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि ये तो AWS का इंस्टेंस है, AWS का सर्विस है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और मतलब बेहतरीन होगा। अच्छा, तो अब हमने मोंगो को पुल कर लिया है, हमने मोंगो डीबी को अब पुल कर लिया है और अब हम देखते हैं डॉकर इमेज एलएस का कमांड के साथ कि इधर हमारे पास sudo docker image ls। अभी हम इधर देख लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या टैग आता है। आप देख सकते हो कि इसका टैग अभी लेटेस्ट है, आप देख सकते हो कि यहाँ अभी टैग में लेटेस्ट लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर मैं ये वाला कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ जो इधर मेरे पास लिखा हुआ है, डॉकर sudo docker डॉकर इमेज फुल मोंगो और फिर 3.3.11, तो अब मैं एक स्पेसिफिक वर्जन को पुल कर रहा हूँ। अब हम इन दोनों का फर्क को देखना, तो जब मैं sudo docker image ls का कमांड को फिर से टाइप करूंगा तो फिर उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा इमेज दिख जाएगा इधर, और sudo docker image ls भी लिख सकते हो और sudo docker images भी लिख सकते हो। इस तरह से दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में एक ही आउटपुट आएगा और आप दोनों के साथ ए फ्लैग भी लगा सकते हो, जो ए का फ्लैग है वो आप दोनों के साथ लगा सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि टैग्स में अब फर्क आ गया है और साइज में भी फर्क है और क्रिएटेड डेट में भी फर्क है। तो यहाँ जो मैंने अभी इस वर्जन को इंस्टॉल किया 3.3.11, ये 5 साल पुराना वर्जन है, इसका साइज है 425 MB, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है उसका साइज है 684 MB और ये 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुआ है और इसका टैग भी लेटेस्ट है और इन दोनों इमेजेस की जो आईडीज है वो भी डिफरेंट है। तो ये हमने इधर देख लिया है। तो अब हमने देख लिया कि ये टैग्स में फ़र्क क्या है और हम इसी तरह से ही जो भी टैग दिया हुआ होगा उस इमेज के साथ वो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी इमेज हो, कोई ऐसा इमेज हो जिसके अंदर जो इमेज का सारे टैग्स होंगे वो इस तरह से होंगे V1 V2 V3, मतलब वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3, तो हम कोलन के बाद ये V1 V2 V3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर लेटेस्ट लिखेंगे या फिर हम कोलन को लिखेंगे ही नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी हमने इधर कवर कर लिया है। तो अब इसके बाद जो है हम देखते हैं इमेज विथ मल्टीपल टैग्स। एक इमेज के अंदर बहुत सारे टैग्स भी हो सकते हैं, ये मुमकिन है। तो एक्चुअली इससे वही मतलब है जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया है, डॉकर इमेज ls sudo docker image ls। तो अब इसके अंदर जब मेरे पास इमेज आता है वो सेम ही चीज़ है, दोनों में लिखा हुआ है मोंगो, लेकिन टैग अलग है और फिर क्रिएटेड डेट भी अलग है और फिर साइज भी अलग है। तो वो आप इधर भी देख सकते हो। अब यहाँ तो इसने तो सिर्फ टैग ही दिखाने के लिए एग्जांपल दिया, इसलिए यहाँ V2 लेटेस्ट और V1 नजर आ रहा है, लेकिन ये साइज और क्रिएटेड डेट सेम है क्योंकि उसने सेम ही डेट पे ये सब किया होगा उसने, तो इस वजह से फिर ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर कंपनी है, ये
मतलब प्रॉपरली अपना सारा डिप्लॉयमेंट्स को करते हैं प्रॉपर वर्जन नेम्स के साथ। तो इसलिए यहाँ जितने भी आपको नेम्स नजर आ रहे हैं ये सब कंपनी डिटरमिन्ड है, मतलब है कि कंपनी सोच के ये सारे वर्जन के टैग्स लगाता है, ये सारे नाम लगाते हैं कि मतलब ये सब सीक्वेंस में तो आ रहा है 3.3.11 के बाद आना चाहिए 3.3.12, 3.3.11 के बाद 3.3.10 नहीं आ सकता है। मतलब ऐसी चीजें को देखना पड़ता है। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए, या तो सिर्फ टैग्स का ही फर्क दिखा रहे हैं। खैर, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टैग्स में क्या फर्क है, ये हम वर्जन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इमेजेस और उनके लेयर्स के बारे में। तो डॉकर इमेजेस जो है जब हमने बात की कि वो बने हुए कैसे होता है, आई थिंक मैंने थोड़ा इसको मेंशन किया था कि डॉकर इमेजेस बनते कैसे हैं, उनके अंदर होता क्या है। डॉकर इमेजेस बने हुए होते हैं लेयर्स से, जिस तरह केक्स में लेयर्स होते हैं, लेकिन ईच लेयर जो होता है वो एक रीड ओनली लेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि आप इमेजेस को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मुझे इमेज का कोड, मतलब मुझे जैसे जिस तरह वो नैनो नहीं है हमारा टेक्स्ट एडिटर, मैं इमेज को नैनो के अंदर खोल दूं और फिर मैं उसको एडिट करना शुरू करूं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इमेजेस जो होते हैं वो रीड ओनली होते हैं, मतलब है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। और क्योंकि इमेजेस जो होते हैं वो लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, तो इसलिए हम ईच इंडिविजुअल लेयर के लिए भी ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा पहला लेयर है रीड ओनली, हमारा दूसरा जो लेयर है वो रीड ओनली नहीं है। मतलब हम इस तरह से इंडिविजुअली भी ईच लेयर के लिए लगा सकते हैं, या फिर पूरा इमेज के लिए ही एक साथ लगा सकते हैं। तो डॉकर इमेज पुल का कमांड तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हम उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अच्छा ये भी एक देखने जैसा चीज है, अगर मैं एक और इमेज को पुल कर लेता हूँ, sudo docker image pull alpine, छोटा इमेज है जल्दी पुल हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं अगर देख लेता हूँ sudo docker image ls या sudo docker images, एक ही बात है। तो इधर मेरे पास आ जाता है alpine, तो ये मेरा इमेज है, इसका साइज है 5.6 MB और इसका क्रिएटेड डेट है 2 हफ्ते पहले। लेकिन यहाँ आपको अभी नजर आ रही है इमेज आईडी, या फिर अगर आप मोंगो के साथ एग्जांपल ले तो मोंगो का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये इमेज आईडी है और उसका जो पुराना वर्जन है उसमें ये वाला इमेज आईडी मौजूद है। तो ये इमेज आईडीज क्या होते हैं? इमेज आईडीज बेसिकली ये होते हैं जब हम अपने सारे लेयर्स को एक साथ देख लेते हैं और हम इन सारे इमेजेस के लिए एक साथ हम एक लेयर, हम एक आईडी बना देते हैं। जिस तरह हम आईडी नहीं बनाते हैं एक्सेल के अंदर, इसी तरह से अगर हम अपना पूरा इमेज के लिए एक रैंडम आईडी बना लें तो वो पूरा इमेज का एक वो पूरा इमेज का एक आईडी बन जाएगा। तो वो आईडी इधर दिया हुआ है, तो ये वो पूरा इमेज का आईडी है। मोंगो का जो लेटेस्ट वाला इमेज है उसका ये वाला आईडी है जो मैंने अभी यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। मोंगो का जो 3.3.11 वर्जन का जो इमेज आईडी है वो ये है। अल्पाइन का जो लेटेस्ट इमेज है उसका जो इमेज आईडी है वो ये है जो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया है। अब हम इधर एक और भी चीज देख सकते हैं कि ये तो हमने कवर किया है ईच इमेज के बारे में कि ईच इमेज में उसका एक अपना इमेज आईडी होता है। लेकिन इसी तरीके से ही अब मैं एक और इमेज को पुल कर लेता हूँ क्योंकि मैं वो एग्जांपल ही दिखाना भूल गया। sudo docker image पुल, अब मैं पुल कर लेता हूँ nginx का इमेज। अब मैं अगर इस इमेज को पुल करता हूँ, अब आप ये एक चीज देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं अपने स्क्रीन को क्लियर नहीं करूंगा, अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉकर इमेज ls, अब आप देख सकते हो मैंने अभी डाउनलोड किया nginx का जो इमेज है, मैंने अभी उसको डाउनलोड किया। इसका इमेज आईडी क्या है ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन ये क्या है ये आप देख सकते हो इधर, जब ये इंस्टॉल हो रहा था तब यहाँ कुछ और इमेज आईडीज नजर आ रहे हैं। मतलब ये इमेज आईडी जैसा ही लग रहा है, इसी तरह के लेटर्स और नंबर्स है, मेरे ख्याल से ये भी किसी तरह का आईडी ही होगा। लेकिन ये क्या आईडी है, मतलब हो क्या रहा है इधर, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। ये आईडीज किस चीज के हैं? ये आईडीज है हमारे इंडिविजुअल लेयर्स के। अब क्योंकि हमारा ईच लेयर जो है उसको हम बदल सकते हैं, रीड ओनली या जो डिफॉल्ट होता है रीड ओनली, या फिर हम उसको रीड ओनली से हटा भी सकते हैं। तो अगर हम ईच इमेज को इंडिविजुअली भी हम टारगेट कर सकते हैं तो फिर हम ईच इमेज को इंडिविजुअली हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको इंडिपेंडेंटली, मतलब हम एक इमेज का हर लेयर को इंडिपेंडेंटली खुद से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर इधर हमारे पास एक चीज आ जाता है और वो ये है कि हमारे पास हर लेयर में ये ऑप्शन मिलता है
कि हम हर लेयर के साथ एक यूनिक आईडी भी लगा लें। मतलब है कि हमारे पास पूरा इमेज का तो आईडी मौजूद है ही है जो यहाँ लिखा हुआ है, और हमारे पास ईच लेयर के लिए भी एक आईडी मौजूद है। मतलब है कि हमें हर लेयर के लिए भी एक आईडी मिलता है। तो ये भी एक और अच्छी बात है डॉकर के अंदर, तो ये भी मुझे आपको दिखाना था। तो आप इसका कोड सब देख भी सकते हो, इसके जितने भी इस तरह के कोड और सब है, ये मैं इस तरह से देख सकता हूँ। अगर मैं करूँ डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट का जो कमांड है, ये एक नया कमांड है जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, फिर इमेज का नाम, अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ nginx, सॉरी nginx sudo, तो अब मुझे बड़ा सा आउटपुट मिल जाता है। तो ये वो सारा कोड है या वो सारा डाटा है जिससे ये इमेज बना हुआ है। तो आप ये सबको अभी इधर देख सकते हो। तो इधर हमारे पास हर लेयर का अपना डाटा मौजूद है। तो यहाँ जब हम देखते हैं लेयर्स का एरिया के अंदर, तो अभी हम ढूंढते हैं कि ये लेयर्स का एरिया यहाँ कहाँ दिया हुआ है। आईडी, रेपो डाइजेस्ट, इमेज वॉल्यूम्स। तो ये इमेज का एक यहाँ एक हैश दिया हुआ है, हम हैशेस के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ गया है, हमारे लेयर्स कहाँ गए हैं, ये है। तो उसके बाद इमेज वॉल्यूम्स, लेवल, स्टॉप सिग्नल, फिर डाटा, और अच्छा तो इधर हमारे पास है हमारे लेयर्स। तो इधर आप देख सकते हो, इधर हमारे पास है कुछ कोड्स हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ जब हमने इन कोड्स को देखा था, अब वो मैंने हटा दिया था, लेकिन आपको याद होगा कि जो हमने पिछले आउटपुट में अंदर देखा था कि हर इमेज का जो ईच लेयर होता है, ईच लेयर का भी अपना एक कोड होता है। तो वो वाला कोड और ये जो कोड हमें इधर अभी नजर आ रहा है इस सेक्शन के अंदर, ये भी अलग है। हमारे कोई भी ऐसे कोड्स नहीं थे जो इतने इतने बड़े थे। ये इतने इतने बड़े क्यों हैं, ये वाला भी जो है ये इतना बड़ा क्यों, ये इतना बड़ा कोड क्यों है, ये हो क्या रहा है असल में। तो ये हम अभी देख लेते हैं कि ये हो क्या रहा है असल में। अब इधर इसके बाद अच्छा, इससे पहले मैं एक आखिरी चीज को कवर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम और लेयर्स को ऐड करते हैं एक इमेज के अंदर, तो ये इस तरह से होता है। अगर मेरे पास एक लेयर है जिसके अंदर 3 फाइल्स है, और मैं अब उसी इमेज के अंदर एक और लेयर ऐड करता हूँ जिसके अंदर 3 और फाइल्स हैं, अगर उन फाइल के नाम जो है वो अलग है, उनका डाटा जो है वो अलग है, तो फिर वो इस तरह से होगा, फाइल 1 2 3 आ गया लेयर 1 में, और फाइल 4 5 6 आ गया लेयर 2 में। तो इन दोनों को मर्ज करके हमारा एक बड़ा सा इमेज, हमारा एक पूरा इमेज बन जाता है। इन दोनों लेयर्स को मर्ज करके, या जितने भी लेयर्स हैं हमारे इमेज के अंदर, उन सबको मर्ज करके हमारे इतने फाइल्स बन जाते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 और फाइल 6। ठीक है। तो अगर हम यही चीज करते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास यही 2 लेयर्स है, लेयर 1 और लेयर 2, तो फाइल 1 2 3 और फाइल 4 5 6। लेकिन अब अगर हम लेयर 3 के अंदर एक और फाइल लाते हैं फाइल 7 के नाम से, लेकिन उसका जो डाटा है वो बिल्कुल फाइल 5 जैसा ही है, उसमें वो ही डाटा है, हमने वही फाइल को कॉपी पेस्ट किया है, हमने बस उसको एक और नाम दे दिया और हमने एक और लेयर के अंदर उसको ऐड कर लिया है। तो अब हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ हमारे पास एक कोलिजन आता है। अब गिट में तो या गिटहब में तो हम इसको एक कोलिजन बोलते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास सेम डाटा का 2 फाइल्स हमारे पास मौजूद है। तो क्योंकि हमारे पास 2 फाइल्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्लैश हो रहे हैं। तो जो हमारा नया लेयर बनता है वो हमारा प्रीवियस लेयर का, यही जो हमारे पास फाइल था, ये जो दोनों सिमिलर फाइल्स है, ये जो प्रीवियस वाला सिमिलर फाइल है वो डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और फिर जो हमारा नया लेयर में फाइल होता है वो ही हमारे पास रहता है। तो जो हमारा पुराना वाला है वो भी हमारे पास इधर हट जाता है। तो अब हमने इसके बारे में भी इधर देख लिया है। तो अब अगर हम बात करते हैं शेयरिंग इमेज लेयर्स, अब मल्टीपल इमेजेस जो है वो लेयर्स जो है, मल्टीपल इमेजेस जो है वो लेयर्स को शेयर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और करते भी हैं। अब शेयरिंग लेयर्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब मैं एक आखिरी इमेज को पुल कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये आखिरी इमेज होगा, फिर उसके बाद तो और कोई एग्जांपल नहीं रहेगा बताने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी कितने सारे इमेज तो पुल कर ही लिया है। खैर, अगर मैं अभी HTTPD का इमेज को अभी पुल कर लेता हूँ, sudo docker image pull HTTPD, सही है। तो आप अभी देख सकते हो, ये देखो, ये आप देखो कि अभी क्या हुआ है। हमारे पास इस इमेज के अंदर हमारे पास 5 टोटल लेयर्स मौजूद है। पहला लेयर पे देखो क्या हुआ,
पुल ही नहीं हुआ, हमारा पहला लेयर जो है इमेज का वो पुल ही नहीं हुआ। क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई हमारे पास ऐसा इमेज होगा। अगर हम देखें डॉकर इमेज, डॉकर इमेजेस, चलो ये वाला कमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं आज, sudo docker images। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अगर आप httpd का जो इमेज है अभी आप उसको अगर ना देखो, बाकी के ये जो हमारे पास 4 इमेजेस है nginx, mongo, alpine और ये जो हमारे पास दूसरा mongo इमेज है, इन चारों के अंदर कोई ना कोई ऐसा लेयर होगा जो हमारा httpd का जो इमेज है उसमें जो वो लेयर है, ये दोनों लेयर साथ साथ मैच कर रहे हैं। और मैच करने की वजह से डॉकर ने टाइम सेव की क्योंकि अगर वो उसी को ही वापस पुल कर लेता तो जाहिर सी बात है कि अगर लिमिटेड बैंडविड्थ हो कि आपके पास डाटा लिमिटेड है तो वो भी वेस्ट होता, उसके साथ फिर ये भी मसला होता कि आपके पास फिर मतलब टाइम ज्यादा लेता, अगर आपका इंटरनेट स्लो है, अगर आपके पास स्टोरेज की का मसला है तो फिर वो स्टोरेज भी ज्यादा लेगा, मतलब ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि आपके पास httpd का इमेज में से कोई ऐसा लेयर मौजूद है जो किसी और इमेज का किसी लेयर के अंदर मौजूद है, हमारे चारों इमेजेस का किसी लेयर के अंदर यही चीज मौजूद है, तो इस वजह से हमारे लिए फिर फायदा ये होता है कि हमारा वो इमेज का जो डाउनलोडिंग है वो सेव हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें कॉपी पेस्ट हो जाता है और हमारा एफर्ट बच जाता है। इसको हम बोलते हैं कैशिंग। मैं इसको स्पेल भी कर लेता हूँ, कैशिंग। इसको हम बोलते हैं कैशिंग। आपने वेब ब्राउजर्स के बारे में भी सुना होगा कि वेब ब्राउजर्स हमारे डाटा को कैश करते हैं, इसका मतलब वही है। तो एक तरह से सेव कर लेते हैं, वो आपका लोकेशन सेव करते हैं, वो आपका आईपी एड्रेस को सेव करते हैं। वेबसाइट्स आपका कैश को इसी तरीके से ही सेव करता है कि जब आप उस वेबसाइट के ऊपर वापस जब जाओ तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट को पता हो या आपका ब्राउजर को पता हो कि मैं ऑलरेडी वेबसाइट को विजिट कर चुका हूँ। इस पाथ के थ्रू जाना चाहिए क्योंकि एक वेबसाइट तक पहुंचने के हजारों पाथ्स है। तो अगर मैं इस पाथ को इस्तेमाल करूंगा तो फिर जाके मेरे लिए फायदेमंद होगा। इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि अगर मैं अपना, इसलिए मेरे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि अगर मैं अपना असल में आई थिंक मैं भूल ही गया हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था। आई थिंक ये पहली दफा हो रहा है क्लास में। खैर अभी मेरा मतलब वही था कि जब भी मैं बात करता हूँ मतलब ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ इमेजेस के बारे में कि आप ये लेयर को शेयर कर सकते हो, तो इसी तरीके से ही इसको हम बोलते हैं कैशिंग। हाँ तो मैं अभी वेब ब्राउजर्स का बात कर रहा था, बिल्कुल पता नहीं कहाँ गया मेरा दिमाग। खैर तो जब हम कैशिंग की बात करते हैं वेबसाइट्स के साथ, तो जो हमारा आईपी एड्रेस सेव होता है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे मैं बहुत दफा जाता हूँ या पहली भी दफा गया हूँ, मैं जिंदगी में पहली दफा यूट्यूब पे गया हूँ, ठीक है। तो फिर यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब मेरा आईपी एड्रेस को या किसी और डाटा को कैश करता है, मतलब सेव कर लेता है इजी एक्सेस के लिए, ताकि जब हम दूसरी दफा या तीसरी दफा या चौथी दफा जब हम यूट्यूब के ऊपर जाए तब उसको ऑलरेडी पता हो कि ये बेहतरीन, ये बेस्ट पाथ है इस वेबसाइट तक पहुंचने में। तो बहुत सारे अलग अलग पाथ ले सकते हैं एक वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। तो जो सबसे छोटा वाला पाथ होता है, जो सबसे फास्टेस्ट वाला पाथ होता है, वो उसको सेव कर लेता है ताकि आपका ओवरऑल वेबसाइट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो वेबसाइट के लिए क्या फायदा है कैशिंग करने में, उसका फायदा ये है कि वो आपका डाटा को कलेक्ट कर सकता है। अगर वो कोई ऐसा कंपनी है जो गूगल की तरह है तो फिर वो उस डाटा को सेल भी करता है आपके बिहाफ पे। लेकिन अगर वो कोई ऐसा चीज हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई ऐसा चीज हो रहा है कि फॉर एग्जांपल वही जो आपके पास डाटा है वो सेल नहीं हो रहा है लेकिन बस मतलब आपके फायदे के लिए मौजूद है, तो फिर उसमें ये भी है कि अगर जो कंपनी है वो अपना वो उसका डाटा को सेल नहीं भी कर रहा है, अगर वो हमारा डाटा को सेल नहीं भी कर रहा है, हमारा आईपी एड्रेस को, हमारा ईमेल को, तो एटलीस्ट हमारे लिए तो फायदा होगा ही होगा ना, कि हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यही बात है इसके अंदर कि आपके पास जो है दो तरह के वेबसाइट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कैशिंग करते हैं अपना फायदा के लिए भी, साथ साथ में यूजर का भी फायदा होता है। और एक तरह के ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो अपने फायदे के लिए तो करते ही नहीं है क्योंकि वो डाटा को सेल करते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यूजर का ही फायदा के लिए डाटा को कैश कर देते हैं। तो ये मुझे ऐसी बताना था और थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। तो अब हमने देख लिया कैशिंग के बारे में। अब अगर हम देखते हैं तो इसके इसी का मतलब यही है, शेयरिंग इमेज लेयर्स का मतलब है कैशिंग, इसका मतलब एक ही है। तो डाइजेस्ट, अब डाइजेस्ट के बारे में बताता हूँ।
अब आप लोग ने क्रिप्टोग्राफी के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि इसका मतलब क्या है। और अभी मैं एक और भी चीज कर लेता हूँ, डॉकर इमेज एलएस sudo docker image ls। इधर अगर मेरे पास, आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे इमेजेस मौजूद है, आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं करूंगा sudo docker inspect mongo, तो मेरे पास इसका सारा डाटा आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो इतने इतने बड़े बड़े कोड्स है यहाँ जो लिखा हुआ है, और उसके आगे में कहीं शाह 256 लिखा हुआ है, यहाँ भी यही चीज लिखा हुआ है, ये हो क्या रहा है? इनको हम बोलते हैं डाइजेस्ट या हैशेस। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइजेस्ट, हम इसको बोलते हैं डाइजेस्ट या फिर हैशेस। आप देख सकते हो मैंने दोनों वर्ड्स का यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है। हम इनको डाइजेस्ट भी लिखते हैं और इनको हैशेस भी लिखते हैं। तो डाइजेस्ट और हैशेस, ये हमारे पास दो चीजें मौजूद है, और ये दोनों चीजें एक्चुअली एक ही चीज है, ये बस दो अलग अलग नाम है एक चीज के लिए। तो हमारे पास डाइजेस्ट मौजूद है और हमारे पास हैशेस मौजूद है, दोनों एक ही चीज है। अब ये डाइजेस्ट और ये हैशेस है क्या? अपने क्रिप्टोग्राफी के बारे में तो कभी ना कभी सुना ही होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा हो सकता है। उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई डाटा है, तो अगर मैं उस डाटा को एक तरह से सिक्योर करना चाहता हूँ, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको पब्लिकली भेजता हूँ, तो मुझे मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उस मैसेज को देखे उसको पता ना चले कि हो क्या रहा है। तो फिर वो क्या होगा कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको पता ना चले कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं एक हैश या मैं एक डाइजेस्ट को यूज करूंगा, जो मेरा असली डाटा को डिस्गाइज करेगा, और डिस्गाइज करने के बाद वो उसको सेंड करेगा, और फिर जो रिसीवर होगा उसको पता होगा कि इस डिस्गाइज को हमें कैसे तोड़ना है ताकि हम असली डाटा को हासिल कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट या हैशेस। और ये दोनों चीजें आते हैं क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी का फील्ड के अंदर, ये दोनों चीजें इस फील्ड के अंदर आता है। तो जब हम बात करते हैं लेयर्स का और इमेजेस का, तो इमेजेस और लेयर्स, जो हमारा पूरा इमेज है उसको भी, और जो हमारे इमेजेस के इंडिविजुअल लेयर्स है उनको भी सिक्योर करने के लिए हम इन्हीं डाइजेस्ट और हैशेस को इस्तेमाल करते हैं। चलो ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन वो जो हमने देखा था इमेज आईडी, वो क्या है? अगर मैं अभी देख लेता हूँ sudo docker image ls, तो इधर जो हमारे पास ये इमेज आईडी है, ये क्या है? ये भी इसी तरह का ही रैंडम लेटर्स और नंबर्स है, तो ये क्या है? असल में इन दोनों में फर्क है। ये जो हमारे पास इमेज आईडी है ये वाकई में रैंडम है, मतलब इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल रैंडमली जनरेटेड है। लेकिन जो हमने अभी देखा ये क्रिप्टोग्राफिक हैशेस, ये जो हैशेस, ये जो हमने डाइजेस्ट अभी देखे, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। ये एक स्पेसिफिक कोड के थ्रू बनते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के थ्रू बनते हैं। जिस तरह आपने अलजेब्रा में सीखा है, ये रूल यहाँ लगता है, ये रूल यहाँ लगता है, तो जाके आपका करेक्ट आंसर आता है। तो वही बात है कि अलजेब्रा जो है वो एक तरह का डिस्गाइज है, तो उसके रूल्स को फॉलो करो तो आपका असली डाटा बाहर आ जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल 3x+1 इक्वल्स क्या, इक्वल्स क्या, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर आता है 56। तो 56 उसका वो क्रैक्ड वर्जन है, या सॉरी उसका डिकोडेड वर्जन है। जो उसका हैश वर्जन है या जो उसका डाइजेस्ट वर्जन है वो है 3x+1। लेकिन जो उसका नॉन डिस्गाइज वर्जन है, जो उसका इंटरप्रेटेड वर्जन है, वो है उसका जो भी आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल 56। ये तो मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ इमेज आईडी मौजूद है ये बिल्कुल रैंडम है। लेकिन वो जो हमारे पास हैशेस हैं या डाइजेस्ट हैं, वो रैंडमली जनरेटेड नहीं है, वो एक फॉर्मूला से बनते हैं। तो वो फॉर्मूला देखा जाता है इधर, ठीक है। तो ये हमने इधर देख लिया है। अब इसके बाद हमने डॉकर इमेज रिमूव के बारे में देखना है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक कमांड रन कर लेता हूँ nginx का, sudo docker image rm या remove nginx, इससे मैंने अपना इमेज को डिलीट कर लिया है। तो अब मेरा इमेज यहाँ से डिलीट हो गया है। तो हमने ये भी चीज पहले ही देख लिया है, ये मैंने फिर से इधर ये चीज किया है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से है, अच्छा ये वैसे देखने जैसी चीज है कि इधर क्या होगा, sudo docker image ls, sudo docker image remove mongo। अब हमारे पास मोंगो के नाम के तो दो इमेजेस मौजूद है। आपको क्या लगता है कौन सा डिलीट होगा? देख लेते हैं, 3 2 1।
डिलीट हो गया। कौन सा डिलीट हुआ अभी हम देख लेते हैं। मोंगो के हमारे पास 2 इमेजेस मौजूद थे। हमारा वो वाला इमेज डिलीट हुआ जिसमें हमारे पास लेटेस्ट का टैग मौजूद था। बाय डिफॉल्ट वो ही डिलीट हुआ। अगर हम इस कमेंट के साथ वो वाला डाल देते, यही जो हमारे पास वर्जन है, अगर हम इसको डाल देते तो फिर यही डिलीट होता। कैसे पता, ये मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं फिर से इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। sudo docker image pull mongo, मतलब है कि लेटेस्ट वाला मुझे अभी पुल करना है। तो मैं अभी लेटेस्ट वाले को यहाँ पुल कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो पुल हो गया है। अब पुल होने के बाद मैं फिर से वही कमेंट चला देता हूँ, sudo docker image ls, या चलो sudo docker images, थोड़ा नया कमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। sudo docker images। अब यहाँ मेरे पास फिर से वही वाला मोंगो का इमेज आ जाता है जो आप इधर देख सकते हो नीचे। इधर सॉरी, हमने अभी लेटेस्ट वाला को इंस्टॉल किया तो हमारे पास ये अब आ गया है। अब मैं वही वाला कमांड को वापस चला देता हूँ, sudo docker image remove, लेकिन अब मैं मोंगो के साथ ये टैग भी लिख लेता हूँ, मोंगो टैग 3.3.11, और अब ये वाला डिलीट होगा। तो अब अगर मैं करता हूँ sudo docker images, या चलो images, फिर से उसकी तरफ जाते हैं, तो अब मेरे पास यही वाला मोंगो वाला इमेज बचता है जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, और अब मैं फिर से इसको एक दफा पुल कर लेता हूँ, sudo docker image pull mongo और फिर 3.3.11। ये तो फुल हो गया है। अब मैं इसको फिर से मैं प्रिंट कर लेता हूँ, sudo docker images, और अब मेरे पास फिर से ये मोंगो का ये इमेज आ जाता है जो मैंने अभी डाउनलोड की 3.3.11 वाला। और अब मैं फिर से वही कर लेता हूँ जो मैं इधर अभी कर रहा था, sudo docker image remove, और अब मैं करूंगा mongo 3.3.11। सॉरी, एक्चुअली मुझे एक और चीज को करना था, मुझे इसको डिलीट करना था। सो sudo docker image remove mongo, ताकि जो लेटेस्ट वाला है वो डिलीट हो जाए। और अब अगर मैं ये करूंगा docker image ls, तो अब अगर मैं ये करता हूं तो मेरे पास 3.3.11 वाला वर्जन बचता है mongo इमेज का। लेकिन अब मैं करता हूँ sudo docker image remove mongo। अब हमारे पास लेटेस्ट वाला तो मौजूद नहीं है, हमारे पास यही मौजूद है, कोई और है ही नहीं। इसलिए ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वाला तो कोई है ही नहीं हमारे पास, इसलिए वो तो डिलीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं तो डिलीट कहाँ से होगा। तो इसलिए ये वाला जो हमारे पास है वर्जन 3.3.11, तो ये हम यहाँ ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेंगे। तो sudo docker image remove एक्चुअली अच्छा, तो ये यहाँ इसको डिटेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट के लिए ही देखता है। तो इसको डिलीट करने के लिए चाहे हमारा दूसरा इमेज लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, हमें यहाँ वर्जन तो लगाना ही पड़ेगा 3.3.11, वरना ये डिलीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हमने इसको भी देख लिया है थोड़ा डिटेल में, और अब हम आखिर में बस यही देख लेते हैं थोड़ा और हैशेस के बारे में। अब हैशेस जो होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, लेकिन जब हमारा कंटेंट, जो हमारा इमेज का कंटेंट है, वो जब हैश हो जाता है, वो जब डाइजेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट हैशेस। ठीक है, अब कंटेंट हैशेस होते इस तरह के हैं, वो थोड़ा स्पेशल हैश होते हैं, और उनमें फायदा ये होता है कि आप उनको कंप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे हैशेस मौजूद है, कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट हैशेस मौजूद है, आप उनको मर्ज कर सकते हो ताकि आपका जो स्टोरेज का अमाउंट है वो कम हो जाए। तो इसमें आपके पास ये फायदा है। और आप इधर देख भी सकते हो कि काफी दफा ऐसा होता है कि जब एक इमेज को पुश करते हो, जी, तो जब आप इमेज को एक पुश करते हो डॉकर हब के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली कोशिश करता है कि वो इमेज को वेरीफाई करे कि ये टेम्पर्ड नहीं हुआ हो, मतलब है कि ये
जो इमेज है, मतलब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं कि हमारा इमेज सिक्योर हो गया, हमारा हैशेस या डाइजेस्ट यूज करके हमने अपना इमेज को सिक्योर कर लिया, सिक्योर होने का मतलब क्या है? सिक्योर होने का मतलब ये है कि हमारा जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से समझाऊं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, मतलब है कि ये स्पेशल कोड्स हैं। स्पेशल कोड्स होते ही इस तरह के हैं कि अगर हम अपना इमेज को एडिट करें, तो एडिट करने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली वो जो हैश है या वो जो डाइजेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसा होता ही होता है, ऐसा बनावा ही इस तरह से है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है हमारे साथ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हैश मौजूद है जो एक फाइल के साथ अटैच हुआ है, और हमने उस फाइल को एडिट कर लिया है, और एडिट करने के बाद जो हैश है वो चेक हुआ हो कि ये एडिट तो नहीं हुआ है, डिटेक्ट होगा कि ये हैश एडिट हुआ है, मतलब है कि पता चल जाएगा कि ये फाइल एडिट हुआ है, मतलब है कि सिक्योर नहीं है। हो सकता है कि इस फाइल में कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ हुआ हो, तो फिर उसके बाद उस फाइल को जो है वो जब उसका सिक्योरिटी टेस्टिंग किया जाएगा तो उसका जो रिटर्न होगा वो होगा फॉल्स, मतलब है कि ये फाइल सिक्योर नहीं है या ये इमेज सिक्योर नहीं है। तो इस तरह ये चेक होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हैश वेरिफिकेशन या डाइजेस्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये डाइजेस्ट वेरिफिकेशन या हैश वेरिफिकेशन हर वक्त होता है जब भी आप कोई इमेज को अपलोड करते हो डॉकर हब के ऊपर। तो जिस तरह हमने अभी बात किया था अनऑफिशियल और ऑफिशियल इमेजेस का, अगर आप कोई अनऑफिशियल इमेज को भी अपलोड करते हो डॉकर हब के ऊपर, तो बहुत ही ज्यादा कम चांस है कि आपका कोई भी ऐसा मसला निकले कि आपका इमेज के अंदर वायरस हो, क्योंकि इसमें एक ऑटो वायरस डिटेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन हैशेस भी मतलब वही चीज होते हैं कि जब हमारे हैशेस जो होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि हैशेस का फंक्शन क्या है, और हमारे जो हैशेस हैं उनको जब हम पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सिक्योरिटी भी देखा जाता है, ये तो चलो हमने देख लिया है। लेकिन इसके अलावा भी जब हम अपना हैशेस को कंप्रेस करते हैं और जब हम उस लेयर को फिर पुश कर लेते हैं, तो उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन हैश भी इंक्लूडेड हुआ होता है, और ये वो चीज होता है जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो लेयर है वो टेम्पर तो नहीं हुआ है। मतलब है कि जब हम अपना फाइल को बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसके साथ हैश बनता है, हमारे पास एक नहीं दो हैशेस बनते हैं। एक हैश सेपरेटली स्टोर होता है, एक स्टोर होता है फाइल के साथ। तो फिर कंपेयर ही इसी तरीके से ही होता है कि अगर एडिट हुआ है तो जो हैश आपका फाइल के साथ जुड़ा हुआ है वो ही देखा जाएगा, वो कि उसमें कोई एडिटिंग हुआ है या नहीं। कैसे देखा जाएगा कि कोई एडिटिंग हुआ है या नहीं? जो आपका दूसरा कॉपी है और ये जो आपका करंट कॉपी है जो फाइल के साथ अटैच हुआ है, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर करके आप चेक करोगे कि इन दोनों में कोई ऐसा फर्क है, और अगर फर्क है तो फिर आपको पता चलेगा कि इस फाइल में कोई ना कोई ऐसा मसला है या इसको किसी ने एडिट किया है, तो ये फाइल अनसेफ नहीं है, ये फाइल इनसिक्योर है। तो ये भी अब हमने देख लिया है। हमने डिलीटिंग इमेजेस के बारे में भी हमने देख लिया है, और बस इसमें एक आखिरी चीज हमें देखना है, इससे पहले हम बात करते हैं मल्टी आर्किटेक्चर इमेजेस का। अब ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा कोई ऐसा इमेज है जो लिनक्स के ऊपर बना हुआ है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा इमेज है जो विंडोज के ऊपर बना हुआ है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा इमेज है जो मैकओएस के ऊपर बना हुआ है। अब ये तो होते हैं ओएस, लेकिन हमने आर्किटेक्चर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। AMD है या ARM आर्म है, ARM 64, ARM 32, इस तरह के आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर्स या इमेज आर्किटेक्चर्स, सॉरी ओएस आर्किटेक्चर्स। तो आपका जो इमेज होता है, आपका जो एप्लीकेशन होता है, वो अगर आपका करंट आर्किटेक्चर, करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको चला नहीं सकते, तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इस वजह से मल्टी आर्किटेक्चर इमेजेस इस तरह से होते हैं कि वो मल्टीपल आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल डिवाइसेस पे चला सकते हो साथ साथ। तो इसका एक एग्जांपल भी है ये, जिससे आप चेक कर सकते हो इसको। docker hub.docker.com, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर मैं अगर सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल HTTPD, और फिर उसके बाद यहाँ जो आप देख सकते हो नीचे ये लिखा हुआ है कंटेनर लिनक्स 386 IBM Z ARM मतलब ARM पावर PC 64 LE ARM 64 MIPS 64 LE x86-64 एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे चीजें जो हैं ये सब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कितने आर्किटेक्चर्स के ऊपर ये इमेज चल सकता है।
तो इसको हम बोलते हैं मल्टी आर्किटेक्चर इमेज। और अगर कोई ऐसा इमेज है जो फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्किटेक्चर के ऊपर चल सकता है, अब यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे इमेजेस जो डॉकर के ऊपर होते हैं, तकरीबन जितने भी होते हैं वो सब या तो कंटेनर्स के ऊपर या फिर कंटेनर्स में भी चलते हैं, लिनक्स में भी चलते हैं, 86 64 में भी चलते हैं, कम से कम इतना तो होता ही होता है। कुछ में ARM 64 का भी सपोर्ट होता है, तो ये भी मल्टी आर्किटेक्चर इमेज माने जा सकते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वो मल्टी आर्किटेक्चर इमेजेस हो गए। तो हमने अब ये भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं डिलीटिंग इमेजेस का। ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया है। ये मैं एक चीज को ऐड कर लेता हूँ कि जितने भी हम फंक्शंस को यूज करते हैं, हम फॉर एग्जांपल डॉकर कंटेनर स्टार्ट का कमांड को यूज करते हैं और फिर हम अपना इमेज का नाम को लिख देते हैं। इमेज का नाम के बजाय अगर हम उसको आईडी को लिखें तो भी चलेगा, डिलीट करें आईडी के साथ तो भी चलेगा। मतलब जितने भी हम कमांड्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इमेज का नाम या कंटेनर का नाम लिखते हैं, हम उनके बजाय कंटेनर का आईडी या इमेज का आईडी भी लिख सकते हैं। तो उससे हमारा फायदा ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएगा या फिर वो मतलब जो भी उस पर फंक्शन परफॉर्म करना है वो हो जाएगा। तो आपको उसका नाम भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग को ये ज्यादा आसान लगता है, कुछ लोग को ये ज्यादा मुश्किल लगता है, वो फिर प्रेफरेंस के ऊपर है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये हम इसी पे ही आज अपना लेसन को एंड कर लेते हैं। अगर मैं अपना सारा इमेजेस को करना चाहता हूँ तो मेरे पास है डॉकर इमेजेस का कमांड, sudo docker images। अब यहाँ मेरे पास दो इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल दो से कहीं ज्यादा भी हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे इमेजेस को एक साथ डिलीट करूँ, सारे इमेजेस को एक ही कमांड में एक साथ डिलीट करूँ। तो मैं कैसे करूंगा? मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, डॉकर इमेज रिमूव $, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, डॉकर इमेज ls, क्यू का फ्लैग, फिर एंड ब्रैकेट, फिर एफ का फ्लैग। पहले मैं इसको चला के देख लेता हूँ ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। तो अच्छा मैंने वो नहीं लिखा, sudo docker image ls, और अब मैं फिर से वो वाला कमेंट को चला देता हूँ sudo के साथ, यार docker image ls। अब अगर मैं इसको चला देता हूँ, क्या ये कमेंट अभी सपोर्टेड नहीं है या, क्योंकि मैंने इसको पहले भी एग्जीक्यूट किया है लेकिन ये फिलहाल अभी चल नहीं रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मेरा कंप्यूटर के साथ अभी ये मसला है क्योंकि अच्छा चलो मैं कॉपी पेस्ट करके एक कमेंट लिखता हूँ, हो सकता है कि मैंने टाइपिंग में कोई गलती किया हो। sudo docker images बस, और ये अच्छा, तो मेरे ख्याल से अभी चल नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये जो एक सॉल्यूशन था या ये जो चीज बता रहा है ये आउट ऑफ डेट है। फिर से वही बात है कि ये बुक 2017 का है, अभी 2021 चल रहा है, 4 साल से ज्यादा हो गए क्योंकि ये बुक भी बना है अक्टूबर 2017 में। अच्छा अभी आने वाला है इसका 4 ईयर एनिवर्सरी, आने ही वाला है, हाँ बिल्कुल। तो काफी ज्यादा पुराना है, तो इसलिए ये जो कमांड है, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये डॉकर से डिलीट ही हो गया है। लेकिन जब मैंने किया था PIIC का एग्जाम तब ये आया था, और मेरे ख्याल से कि आपके साथ भी ये आने वाला है। तो आप इसको बस ऐसी, मतलब ये तो फिर रट्टे के साथ ही याद करना पड़ेगा। वैसे तो मैं रट्टा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें फिर कुछ समझ तो आता ही नहीं है, बस याद ही करते जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बेकार तरीका है कुछ भी याद करने के लिए, क्योंकि आप याद कर रहे हो तो आप किस पर्पस से याद कर रहे हो? आप याद कर रहे हो याद करने का पर्पस के साथ, ये कौन सा पर्पस हुआ भाई? आप चीजें लर्न ही इसलिए करते हो ताकि आपको समझ आए, समझ आना मेन पर्पस होना चाहिए, याद करना मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आमतौर पे तो मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अब या कोई और ऑप्शन नहीं है और उसका PIIC का एग्जाम में तो आने ही वाला है, तो इसको तो रट्टा ही मार के याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। यहाँ हमारे पास है डॉकर इमेज रिमूव का कमांड। अब इसके बाद आमतौर पे हम यहाँ क्या लिख देते हैं, आमतौर पे हम यहाँ इमेज का नाम लिख देते हैं, लेकिन हम इसके बजाय ये चीज इधर लिखते हैं, $, और फिर इसके अंदर हम एक और कमांड लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं सब कमांड्स, लिनक्स सब कमांड्स, मतलब है कि हम एक कमांड के अंदर एक कमांड को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो इंटरनल कमांड है उसको लिखने के लिए हम इस तरह से डॉलर और 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो उसके अंदर फिर हम लिख सकते हैं डॉकर इमेज ls -q। तो जो हमारे पास क्यू का फ्लैग है वो तो अभी इधर देख सकते हैं, sudo docker image ls q। तो इससे हमें सारे अपने इमेजेस के जो हैशेस है
सॉरी आईडीज है वो हमें आउटपुट हो जाता है, तो सिर्फ वो ही आउटपुट हमारे पास होता है। तो डॉकर इमेज रिमूव, तो मैं एक तरह से यहाँ अपने दोनों इमेजेस के हैशेस को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये जितने भी मेरे पास पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी मेरे पास इमेजेस हैं उन सबके जो हैशेस हैं वो यहाँ इस जगह पे लग जाएगा। तो डॉकर इमेज रिमूव, फिर यहाँ मैं सारे हैशेस लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं एफ का फ्लैग लगाऊंगा। एफ का फ्लैग का मतलब है फोर्स, एफ का मतलब है फोर्स, तो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगा। मतलब है कि वो आपको किसी भी तरह का कंफर्मेशन के लिए नहीं पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, डायरेक्टली हर चीज डिलीट हो जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं, अब ये तो चला नहीं, लेकिन उसूलन अगर ये चलता तो फिर हमें यहाँ उसके बाद कोई और कमेंट्स यहाँ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पता नहीं क्या मसला है, मेरे ख्याल से अब ये इसमें कोई ऐसा मसला आ गया है या पता नहीं कोई इसमें कोई ऐसा चीज आ गया है जिसकी वजह से ये भी चल नहीं रहा। अगर मैं एफ के बगैर चलाऊं तो फिर ये चलता है, तो तब भी नहीं चलता है। अच्छा वो सूडो के साथ चला लेता हूँ तो तब भी नहीं चल रहा है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई मसला है फिलहाल। तो अभी आप इसको ऐसे ही याद कर लो, फिर इंशाल्लाह अगर आपका सिस्टम पे चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना तो ये एक ऑब्सोलीट कमेंट है। तो आज के चैप्टर में हमने बहुत कुछ कवर किया है, यहाँ सारा कमेंट्स का समरी भी दिया हुआ है, डॉकर इमेज पुल, डॉकर इमेज एलएस, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, डॉकर इमेज रिमूव। तो हमने ये सबको आज कवर किया है और इंशाल्लाह कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 कंटेनर्स के बारे में, और फिर चैप्टर नंबर 8 देखेंगे जिसमें हम कंटेनराइजेशन के बारे में देखेंगे कि हम एक एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते कैसे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा हमारे लिए, तो हम उसको भी देखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, तो मैं बोल ये रहा था कि जैसे ही हम इंशाल्लाह इस 8th चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा पूरा डॉकर का करिकुलम ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्योंकि उसी दिन एग्ज़ाम है और उसके अगले दिन भी एग्ज़ाम है। अब एआई स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से, या पता नहीं आईओटी स्टूडेंट्स, एआई स्टूडेंट्स मैं भूल गया हूँ, तो उनके लिए 17 या 18 के ऊपर एग्ज़ाम है। तो एक्चुअली नहीं रुको, वो तो मैं ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। आईओटी के लिए भी और एआई के लिए, दोनों के लिए जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 दोनों डेट्स के ऊपर है जहाँ तक मुझे पता है, या फिर इस तरह का कुछ है कि 17 को आईओटी का है और 18 को एआई का है, या फिर 17 को एआई का है और 18 को आईओटी का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन खैर जब भी एग्ज़ाम हो तो इंशाल्लाह आप पूरा प्रिपेयर हो जाओगे तो हमारे सारे के सारे एग्ज़ाम के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि जितने भी बाकी के चैप्टर्स हैं 9 एंड ऑनवर्ड्स, आप ज़रूर उन सबको अपने फ्री टाइम में समझो और पढ़ो, ताकि आपको खुद का भी प्रैक्टिस हो जाए चीज़ें को खुद पढ़ने का, चीज़ें को खुद समझने का, और आपका डॉकर का एक पूरा मतलब फाउंडेशनल नॉलेज हो जाए, एक पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाए। क्योंकि ये करने के बाद तो आपका समझो तकरीबन 1/3 तो रह ही जाएगा, आपका 2/3 हो जाएगा, लेकिन आपका 1/3 नॉलेज अभी भी रह जाएगा हासिल करने के लिए, क्योंकि इस बुक में मेरे ख्याल से टोटल 12 चैप्टर्स है। अगर हम 8 पढ़ेंगे तो अब यार 4 चैप्टर्स ही रह गए हैं, अगर बाकी के 4 ख़त्म कर लो तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो खैर ये तो मेरा एडवाइस है, और ये हमने आज पढ़ लिया है डॉकर इमेजेस के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।